हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर केमिस्ट्री क्लब। वैसे आज आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ शेयर करनी थी कि अभी मेरे चैनल को 2 मंथ पूरे नहीं हुए हैं, नहीं हो गए ऐसा 2 मंथ मतलब पूरे पूरे नहीं हुए अभी। लेकिन आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि आज हमारे पूरे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मैंने अपने सब्सक्राइबर को हिडन कर रखा है। मैंने मतलब खुद के साथ ही प्रॉमिस किया कि जिस दिन 10,000 हो जाएंगे ऑटोमेटिकली मैं उसको रिवील कर दूंगा। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप लोगों का इसी तरह से साथ मिलता रहो तो डेफिनेटली 10,000 भी हो ही जाएंगे 1-2 महीने में। ठीक है, सो केमिकल कैनेटिक्स क्लास 12 सेक्शन आधार लेक्चर 2, क्योंकि केमिकल कैनेटिक्स का हम लोगों ने एक लेक्चर ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। ठीक है, अच्छा एक बात और आप लोगों ने शेयर करना था कि देखिए मैं नोट्स अपने हैंडमेड बना रहा हूँ सारे चैप्टर्स के, और ये 1 सितंबर से हमारे वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलने लग जाएगा। जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ते चले जा रहे हो टॉपिक वाइज, उनका टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ नोट्स मिलते जाएंगे। नोट्स इन द सेंस कि नोट्स तो हमारे वीडियो में ही है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको एक डीपीपी जैसा चीज होता है, तो मैंने अपने हाथ से बना रहा हूँ मैं। तो जो हैंडमेड मतलब जो हमारा खुद का बना हुआ नोट्स होगा, जो अलग अलग किताबों से मैंने यूज किए हुए हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं घर पे बैठ के बनाऊं। ठीक है, मुझे बहुत सारी किताबों का ही सोर्स लेना पड़ता है, बहुत सारी किताबों से ऑप्शंस लेने पड़ते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको टॉपिक वाइज हमें पीडीएफ आपको नोट्स मिलेंगे, जिसमें आप करना क्या होगा कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और उसके सॉल्यूशंस हमें सबमिट करो, या फिर आप उसके क्वेश्चन जो हो सकते हैं आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, सो ये 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने बना ली है पीडीएफ अब, तो अब आप लोगों के साथ हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सो द चैप्टर नेम इज केमिकल कैनेटिक्स क्लास 1 सेक्शन आधार लेक्चर 2 डन। तो आज के सेकंड लेक्चर में सर क्या है, तो इस मूवी जो हम लोग केमिकल कैनेटिक्स स्टार्ट किए सॉलिड स्टेट के बाद, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि यार ये जो क्या बोलते हैं रिएक्शंस होता है केमिकल कैनेटिक्स जो चैप्टर नहीं पढ़ते क्यों है, पहली चीज तो ये डिस्कस किया था, और इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर जरूरत पड़ी तो क्या करने के लिए पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पता चला कि यार उसमें रिएक्शन का रेट निकाला जाता है, स्पीड निकाला जाता है। तो रिएक्शन के रेट 2 तरीके से निकलते हैं, एक एवरेज और एक इंस्टेंट। दोनों मैंने आपको निकाल के प्रॉपर दिखा दिया था, और इसका रीजन भी दिया था कि हम ज्यादातर फोकस करेंगे किस पर, इंस्टेंट पर, ना कि एवरेज पर। क्योंकि इंस्टेंट में क्या होता है कि जब कोई रिएक्शन अगर प्रोसीड कर रहा होता है तो किसी इंस्टेंट टाइम पर अगर हम जाकर के उस रिएक्शन के नेचर को पता करना चाहें, जिससे हम उसके आने वाली फ्यूचर को बता सकें कि उस रिएक्शन का आगे का नेचर कैसा होगा, तो आई होप कि मुझे इंस्टेंट पे ही फोकस करना होगा। एवरेज में क्या है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल तक हमको रिएक्शन कंप्लीट होने का वेट करना है, और उस दौरान अगर हम रिएक्शन का नेचर पता करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं। दिस इज अ प्रॉब्लम कि हम लोग इंस्टेंट रिएक्शन को ज्यादातर फोकस करते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड लेक्चर में क्या है, देखो पहली चीज तो मैंने आपको बोला भी था कि जो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है एवरेज रेट और इंस्टेंट रेट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं, या फिर मैंने आपको जो रेट एक्सप्रेशंस बताए थे कि किसी भी रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे सपोज करो अगर हम मान लो इसमें क्वेश्चन उठा ले, ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन उठा ले रहे हैं कोई भी। ठीक है, सो सपोज आई हैव वन क्वेश्चन हियर, 2a + 3b क्लियर गिव्स 2c। ओके, सपोज द रिएक्शन इज देयर, सपोज करो ये रिएक्शन आपको दिया गया। अब पहले तो इस क्वेश्चन में मुझसे ये बोला कि पहले ये बताओ कि इसका जो रेट एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा। करेक्ट, सपोज करो आपको इसमें से केवल ये पूछना सिंपल सा, इसका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा। तो बच्चों आपको पता ही क्या होगा रेट एक्सप्रेशन इसका, कैसे बताया था रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन लिखने का तरीका, मैंने आपको बताया था कि जो इधर वाले रेट और इधर वाले सब आपस में बराबर होते हैं। करेक्ट, सो बेसिकली हम इसका रेट कैसे लिखेंगे, तो बताओ ये रिएक्टेंट है ना, तो ये डिसअपियर होगा, और ये प्रोडक्ट है तो बताओ ये क्या होगा, अपीयर होगा, बनेगा। तो डिसअपियर में माइनस 1 जाता था, और रेट को कैसे लिखते थे, इंस्टेंट फॉर्मेट में। इंस्टेंट का मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएट फॉर्मेट में। तो मैंने लिखा -dA/dt, करेक्ट लिखा। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो हमेशा कहां चला जाता है, फ्रैक्शन में। 1/2 मैंने रीजन भी दिया था कि ऊपर 1 क्यों रहता है, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं 1 मोल के लिए करते हैं, फिर आफ्टर उसको हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं। अगर 1 मोल के लिए हमें पता होगा तो 2 मोल 3 मोल 4 मोल जिसके लिए पूछेगा हम बता सकते हैं। सिमिलरली इक्वल टू इसमें भी देखो तो ये भी डिसअपियर हो रहा है क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है, तो -1/3 dB/dt इक्वल टू बताओ ये अपीयर हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, +1/2 dC/dt। तो ये आपने रेट एक्सप्रेशन बहुत आसानी से लिख दिया और यही आपका आंसर हो गया। डन। और ये मैंने आपको क्लियर बताया था कि माइनस और प्लस एक साइन कन्वेंशन होता है जो केवल हमें ये बताता है कि ये डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट हो रहा है। और ये ऑब्वियस सा चीज है कि कोई भी रिएक्शन अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली जितना ये डिक्रीज होगा उतना ही वो इंक्रीज होगा। ठीक है, और ये मैंने बोला भी था कि अगर ये कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है तो जब तक आप बाहर से कोई चीज मिलाओगे नहीं ना, तब तक यही होगा कि जितना भी इधर की तरफ डिक्रीमेंट होगा उतना ही उधर की तरफ इंक्रीमेंट होगा। अब अगर बाहर से कुछ मिला दिया जाए तब चेंजेस कुछ और हो सकते हैं, तो उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर बच्चों। ठीक है, नाउ जैसे सपोज करो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, ठीक है ध्यान देना, क्वेश्चन ऐसे पूछ ले
बोलेगा कि एक रिएक्शन है जिससे ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, सपोज कोई प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है, एक कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो बताया क्या कि जो ए का जो इनिशियल कंसेंट्रेशन था, ठीक है, इसको हम नॉट मान ले, चलेगा, ए नॉट। देखिएगा पूरी केमिस्ट्री में हम लोग ना हमेशा यहाँ पे नॉट लगा देंगे, यानी जीरो का साइन लगा देंगे, इसका मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन होगा, ठीक है, रिमेंबर दैट। तो ये पूरी केमिस्ट्री में हम लोग यूज करने वाले हैं, तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो ये इनिशियल कंसेंट्रेशन है, तो बोला कि जो ए नॉट है उसका इनिशियल कंसेंट्रेशन 0.5 एम, एम यानी क्या होता है, मोलैरिटी। और यू नो दैट ना कि जो हम लोग ब्रैकेट यूज करते हैं ये क्या होता है, एक्टिव मास, जिसको हम लोग नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर बोलते हैं, जो कि मोलैरिटी ही होता है। तो ऑब्वियसली कंसेंट्रेशन या मोल पर लीटर या मोलैरिटी फॉर्म में ही आपको दिया जाएगा, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था। तो बोला कि ए नॉट जो है ना इनिशियल कंसेंट्रेशन वो 0.5 एम था, और आफ्टर सम टाइम, मान लो 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट के बाद इसका जो फाइनल कंसेंट्रेशन होगा, देखो जब फाइनल कंसेंट्रेशन लिखेंगे तो उसमें नॉट का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये डिफरेंस होगा इनिशियल और फाइनल के बीच में। ये पूरी आपको इस चैप्टर में यूज करना बच्चों, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। फाइनल कंसेंट्रेशन इसका हो गया मान लो 0.2 एम, करेक्ट। और ऑब्वियस है ना कि ये 0.5 से 0. कितना हो गया, 2 एम हो गया, करेक्ट है, या मान लेते 0.02 एम हो गया, डन। और ये कंफर्म है कि ये रिएक्टेंट है ना, तो रिएक्शन के साथ साथ ये क्या होगा, डिक्रीज ही होगा, करेक्ट, ये डिक्रीज हो रहा है। तो बोला कि भाई पहले जो था ना 0.5 एम था, बाद में 10 मिनट के बाद डिक्रीज हो गया 0.02 एम हो गया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो बच्चों आपको ये बात पता ही है कि एवरेज अगर बोल दिया तो हम एवरेज निकालेंगे, अदरवाइज हम निकालते नहीं है। एवरेज रेट क्या था बच्चों, बताओगे मुझे। तो एवरेज रेट हमारा कुछ ऐसे था ना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि रिएक्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो माइनस का साइन लगा देंगे, डेल है ना ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल टी, यानी टोटल टेकन टाइम। अब बताओ तो यार टोटल चेंज कैसे लिखोगे, माइनस और भी साइन कन्वेंशन है, प्लीज रिमेंबर दैट, क्योंकि रेट या स्प्लिट कभी नेगेटिव नहीं होता। तो नेगेटिव अगर हम कन्वेंशन के लिए यूज करें, डेल क्या हो जाएगा, तो चेंज, चेंज कितना है सर, तो हो जाएगा हमारा इनिशियल माइनस फाइनल। बच्चों क्लियर है, बाई डेल टी टोटल टाइम कितना है 10 मिनट्स। अब चूंकि मिनट में रखा है तो मिनट में रखेगा, अगर सेकंड में बोला होगा तो अगर मान लो मिनट में देके सेकंड में बोलेगा तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया करेंगे। तो बच्चों बताओ मेरा आंसर क्या आने वाला है, ए नॉट यानी इनिशियल कितना था 0.5 माइनस फाइनल चेंज हो गया कितना हो गया 0.02 और टाइम कितना हो गया 10। आई होप यू कैन कैलकुलेट दिस क्वेश्चन एंड यू गेट योर आंसर, करेक्ट है। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, रीजन वाई क्योंकि अभी हमने बहुत सिंपल पढ़ाई है, करेक्ट है। लेकिन इसमें भी अगर आप फोकस करो तो यहां से आप कम से कम एक अपना मोटो बना सकते हो कि यार इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत आसान है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। इसीलिए मैं क्या करता हूं ना, चैप्टर को आपको ब्रेक डाउन करके पढ़ाता हूं ताकि हर टॉपिक के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को लगाते चले जाओ, ठीक है। और इसमें मैं क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही लगवा रहा हूं क्योंकि थोड़ा मैथमेटिकल है, बहुत कम लोगों को ये चैप्टर बहुत इजीली समझ में आता है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना इसको इजी आपके लिए बना सकूं, ठीक है। ओके, नाउ मान लो बच्चों अगला क्वेश्चन इस तरह का दे दिया आपको, तो आप क्या करोगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या देगा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस डीबी बाई डी टी इक्वल टू प्लस 1.5 डीसी बाई डी टी। यह आपको रेट एक्सप्रेशन दे दिया गया है, ठीक है, इट इज गिवन अ रेट एक्सप्रेशन। यहां पर लिखा है एक्स, यहां पर लिखा है वाई, करेक्ट। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ वाई, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। देन हाउ कैन यू डू दिस, बहुत सिंपल है सर, हमें रेट एक्सप्रेशन दिख रहा है सर, करेक्ट। अब रेट एक्सप्रेशन दिख रहा है तो वी कैन से ना सर कि ये और ये आपस में बराबर तो हो ही सकते हैं, बिकॉज ऑल आर इक्वल टू ईच अदर, तो वी कैन कंपेयर ना, राइट। बहुत आसान है यार ये तो आ गया माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू प्लस का 1.5 डीसी बाई डी टी, करेक्ट बच्चों। सो यू कैन सी नाउ 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/10 या 3/2 लिख सकते हैं। अगर मैंने ये लिख दिया तो कैन यू टेल मी व्हाट अबाउट द एक्स, यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इस तरीके से। तो सो यू कैन सी अगर हम इसको कंपेयर करें तो आई कैन राइट लाइक दिस 2/3, करेक्ट, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू
डी सी बाई डी टी। तो आप देख सकते हो यहां पर x की जगह 2/3 आ चुका है। यू कैन पुट द वैल्यू हियर, करेक्ट। तो ये x की वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही अगर आप y को कंपेयर करोगे इसके साथ तो एग्जैक्टली सेम ही आंसर आने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। डन। और अगर फ्रैक्शन वाइज रख करके निकालना चाहते हो तो भी कर सकते हो। कैसे सर? सपोज हम ऐसे रख दें 3/2 है सर, मैं ना यहां पर 1/2 रहने देता हूं और सर 3 को इधर ले आता हूं। यू कैन राइट ऑल्सो दिस वे, करेक्ट। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3a, करेक्ट, क्योंकि 3a तो फ्रैक्शन में जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। और यही सेम इसके लिए भी करोगे तो सेम यहां भी आ जाएगा, तो 3b और बताओ c कितना बन जाएगा 2c। ये इक्वेशन फाइनल आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स सारे क्लियर हैं, देन यू कैन डू ऑल द टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल्स, करेक्ट। तो बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। आगे अगर ऐसे क्वेश्चंस में और कुछ ट्रिक अप्लाई कर दे तो देखिए, इसमें ग्राफ भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन हम अभी ग्राफ के साथ नहीं जाना चाहते हैं। रीजन क्या है कि मुझे पता है कि कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको ग्राफ में भी प्रॉब्लम होगी। तो जब हम ग्राफ डिस्कस करेंगे वन टाइम तो उसमें भी और तरह के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है, बिल्कुल घबराना किसी चीज के लिए नहीं है। नॉर्मल इमरान खान ने बोला था ना कि आपको घबराना नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और बेसिकली आप लोगों का जो इतना सपोर्ट मिल रहा है ना, तो डेफिनेटली मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं यार और आपको बहुत बेटर लेवल पे लेके जाऊं, ठीक है भाई। देखो ऐसा है कि मैं कोटा का फैकल्टी नहीं हूं, ठीक है ना। तो इट इज नॉट दैट कि मेरे ऊपर अगर कोटा का टैग नहीं लगा तो आई एम नॉट अ गुड टीचर, ठीक है। वैसे भी आपको पता है कि कोटा में जितने बच्चे पढ़ते हैं उसका जो परसेंटेज रेट होता है सक्सेस का वो बहुत ही कम होता है। अब आप सोच के देखो, जिस पर्टिकुलर जगह पर अगर 10 मान लो कि सपोज करो 2 लाख बच्चा पढ़ने गया, 1.5 लाख बच्चा पढ़ने गया, उसमें से अगर 2-3 हजार के रैंक आ गए तो इट इज नॉट अ सक्सेस रेट ना यार। सो ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन जैसे मान लो ये दे देता है कि सपोज दिस इज द क्वेश्चन हियर 2NH3 डिकम्पोज इनटू N2 + 3H2, ओके। ये दिया गया आपको, करेक्ट। और आपको बोल रहा है कैलकुलेट DNH3 by TT, प्लीज कैलकुलेट दिस। देखो ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है, आपकी थ्योरिकल क्वेश्चन में अगर थ्योरी में क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया बोल दे, या फिर आपको ये बोल दे, क्योंकि डिसअपीयरेंस तो इसी को हो रहा है ना, क्योंकि रिएक्टेंट साइड है। तो या तो डायरेक्ट ये दे देगा या तो बोलेगा कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। सपोज हमें ये निकालना है, क्लियर है। तो वी नो दैट यार ये किस फॉर्म में लिखा है, रेट ऑफ एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा है। तो पहले तो हम इस रिएक्शन को रेट ऑफ एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा -DNH3/dt इक्वल टू, इसका कितना है बच्चों, सॉरी यहां तो बना है ना, कुछ है ही नहीं, तो प्लस dN2/dt, और बच्चों यहां क्या आएगा +1/3 dS2/dt, करेक्ट है। इफ आई वांट टू नो -DNH3/dt, तो आई कैन इजीली कैलकुलेट -DNH3/dt in the form of dN2/dt, करेक्ट। तो इसका आंसर सर ये भी हो सकता है, आइदर इसका आंसर सर ये भी हो सकता है, बिकॉज ऑल आर इक्वल टू ईच अदर, तो वी कैन इजीली कंपेयर दिस, करेक्ट बच्चों। दोनों में से कोई भी आंसर इसके हो सकते हैं। तो -DNH3/dt की वैल्यू इन दोनों में से कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ 2 लगा है सर, तो यहां पर 1/2 हो जाएगा बच्चों, यहां भी 1/2 हो जाएगा। लेकिन अब मुझसे उसने केवल क्या पूछा है, -DNH3/dt पूछा, बाकी कुछ नहीं पूछा है। तो मुझे यहां से 2 हटा देना होगा। तो अगर मैं यहां से 2 हटा दूं तो आ जाएगा DNH3/dt, 2 उधर बच्चों मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो प्लस का 2 dN2/dt, करेक्ट। एक तो ये आंसर आ गया N2 के फॉर्म में। दूसरा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों इसके अकॉर्डिंग, तो -DNH3/dt हमें ये निकालना है, 2 को हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को बोला ही नहीं है 2 लेने के लिए, तो 2/3 dN2/dt, ये देखो डन। अब देखो यहां पर ये है कि सर 2 आंसर आ रहे हैं, लेकिन आप जेईई मेंस का नीट का पेपर देते हो बेसिकली, तो वहां पर मल्टीपल ऑप्शंस तो होते नहीं ना, तो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो उस केस में आपको जरूर ये बोलेगा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया निकालो इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन। तो इस कंडीशन में अगर हाइड्रोजन के टर्म में पूछ रहा है यू कैन गो विद दिस वन, करेक्ट। अगर नाइट्रोजन के टर्म में पूछ रहा है तो यू कैन गो विद दिस वन। श्योर, हो सकता है तुमको dN2/dt भी दे दे,
तो 2 का मल्टीप्लाई करो, उसका टोटल वैल्यू निकाल लो, है ना। तो बहुत इजी टाइप के होंगे। हम फिर बोल रहे हैं ये क्वेश्चन इतने इजी आपको इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो फिर डेफिनेटली इसको प्रॉब्लम होनी है। तो मैंने पहले लेक्चर में आपको मैंने पहले रेट लॉ समझाया और मैंने बोला कि इस कॉन्सेप्ट को पूरा पकड़ लीजिए ताकि न्यूमेरिकल में आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था, तो उसी से रिलेटेड ये आपको छोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और मुझे जहां तक लगता है कि अगर छोटे मोटे क्वेश्चन पे अगर पूरा फोकस हो जाता है ना, तो फिर क्वेश्चन को किसी भी तरह का इंप्लीमेंटेशन करे, कुछ भी चेंजेस करे, आई कैन डू, उतना हमारा दिमाग अब काम करने लग जाता है कि मुझे करना क्या होता है, ठीक है। चलिए, सो आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। क्योंकि इन क्वेश्चन को एंजॉय करने के लिए कुछ है नहीं, सब कुछ तो पहले से ही पता है। तो बच्चों ये क्लियर हो गया। तो जो हमारा पहला जो टॉपिक था ना, पहला जो हम लोगों ने सीखा पहले लेक्चर में, क्या क्या सीखा कि रेट कैसे निकालते हैं, एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंट रेट क्या होता है, और रेट एक्सप्रेशन कैसे जस्टिफाई करते हैं, वो हम लोगों ने सीखा। और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने छोटे मोटे लेवल पे कर ली, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर अब इसके आगे क्या। देखो, अब आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे निकलता है, एवरेज हो चाहे इंस्टेंट, आप दोनों निकाल लेते हो, प्लस आप रेट एक्सप्रेशन भी लिखने लग गए हो, है ना। तो उससे रिलेटेड टर्म्स तो क्लियर हो गए आपके। अब देखो अगला जो टॉपिक है ये इसको लेके चलता है, रेट एक्सप्रेशन जिसको बोल सकते हैं, या जिसको कहा जाता है रेट लॉ, ठीक है। रेट एक्सप्रेशन या फिर रेट लॉ, एंड दिस इज मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एक्चुअली, बिकॉज कहा जाता है कि अगर अच्छे न्यूमेरिकल्स करने हैं तो डेफिनेटली आपको उस रिएक्शन का रेट लॉ लिखना आना चाहिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आप बहुत अच्छे न्यूमेरिकल की तरफ अप्रोच करोगे ना, तो ये कंफर्म होगा कि आप चाहे न्यूमेरिकल किसी भी टर्म्स का आ जाए, आपको उस रिएक्शन का रेट लॉ लिखना आना चाहिए। क्योंकि रेट लॉ लिखना अगर आपको आ गया तो यू कैन डू ऑल द टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल्स। या ये मैं ये कहूंगी, कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स से दिखता है आगे चल करके, तो बेसिकली आप रेट लॉ पे पहले फोकस करोगे और आपका पहला मोटो होगा कि उस रिएक्शन का रेट लॉ निकाल लें, ठीक है। द क्वेश्चन इज सर ये रेट लॉ है क्या, करेक्ट, ये रेट लॉ है क्या। देखिए रेट लॉ को पहली बार डिफाइन करने का जो क्रेडिट जाता है ना, वो गोल्डबर्ग एंड वागे को जाता है, ठीक है। गोल्डबर्ग एंड वागे ने इस रेट लॉ को पहली बार डिफाइन किया था 1869 के आसपास। तो गोल्डबर्ग एंड वागे का कॉन्सेप्ट था क्या। देखिए गोल्डबर्ग एंड वागे ने इस कॉन्सेप्ट को अपने नाम से दिया था लॉ ऑफ मास एक्शन। उन्होंने इस नाम से इस कॉन्सेप्ट को दिया था, किस नाम से, लॉ ऑफ मास एक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सर। देखो लॉ तो आपको समझ में आ रहा होगा, मास एक्शन का मतलब क्या होता है। मास एक्शन का मतलब कि जब कोई रिएक्शन आप करा रहे होते हो तो इस बात की पूरी गारंटी, मान लो आपने उस जो भी रिएक्शन करा रहे हो तो उसमें रिएक्टेंट आपने मान लो 4 मोल ले लिए, क्या आप इस बात को कंफर्म मानते हो कि वो 4 के 4 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। बिल्कुल नहीं सर, पॉसिबल नहीं है कि हर केस में ऐसा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो उस केस में ये कह रहे हैं मास एक्शन, मतलब कि अगर आप 4 मोल लिए हो सपोज, तो उसमें से जितने मोल भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वही उसके रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और बात तो सही है, अगर हम रिएक्शन का रेट निकाल रहे हैं तो ये लॉजिकल सी चीज है ना कि रेट तो भाई डिपेंड किस पे करता है, कंसंट्रेशन पे, करेक्ट। क्योंकि यू कैन सी ना कि अभी हमने लास्ट क्लास में आपको रेट ऑफ रिएक्शन बोला था, तो क्या बोला था, चेंज इन कंसंट्रेशन बोला था, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली हम कितने भी रिएक्टेंट्स का मोल ले लें, कितना भी उसका कंसंट्रेशन ले लें, रिएक्शन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उसमें से कितना कॉन्सेंट्रेट पार्ट जो है रिएक्शन में एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहा है, करेक्ट है। अब सपोज ऐसे समझो आप कि हम भी 12th में हो, मेरे साथ का दोस्त भी मेरा 12th में, दोनों हम आईटी का पेपर देने गए, क्या इस बात की गारंटी लेते हो कि आईटी के पेपर तो दोनों के लिए सेम ही है, दोनों का जब क्लास सेम है तो सेम ही होगा लेवल, तो पेपर तो दोनों के लिए सेम ही है, तो क्या इस बात की गारंटी लेते हो कि दोनों का जो नंबर होंगे वो मतलब सारा वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, अच्छे रैंक से दोनों पास हो जाएंगे। नहीं सर, क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि किसका कंसंट्रेशन वहां पर कितना एक्टिव हुआ है। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो कहना ये क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि भाई कोई भी रिएक्शन जब आप करते हो तो जो रिएक्शन का रेट होता है ना, वो बेसिकली इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया। और बात सही भी है, क्योंकि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जितना भी डिक्रीमेंट होगा उतना ही तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ये मैं इतनी देर से बता रहा हूं आपको ऑलरेडी कि रिएक्टेंट जितना घटेगा उतना ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। फिर बार बार बोल रहा हूं, शर्त यह है कि उस कंटेनर में कुछ बाहर से कुछ मिलाया ना गया हो। मिलाया जाएगा तो उसका भी क्या होगा वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो क्या कहना चाहता है रेट लॉ, तो रेट लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन,
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ये आप लोगों ने क्लास 11 में चैप्टर में पढ़ा होगा, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी वहां पर था। मतलब जहां भी रिएक्शन के रेट को डील करते हैं ना, वहां पर ये लॉ लगना ही लगना है, बहुत बेटर लॉ था ये। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोला गया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर अगर हम बेटर लिख ले, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, टू द पावर n। अब आप कहोगे सर ये n क्या है? देखो ये जो n यहां पर लगा हुआ है एक्सपोनेंट फॉर्म में, यानी कि पावर के फॉर्म में लगा हुआ है, एक्चुअली दिस n इज नथिंग, ये n इज कंप्लीटली प्रैक्टिकली डिटरमाइंड है, ठीक है। अब इसको जरा हम एक्सप्लेन करें प्रॉपर लेवल पे, तो देखो कैसे, मतलब अगर हम इसको एग्जांपल से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सपोज करो कि हमारे पास एक A नाम का रिएक्टेंट है और इसके n मोल लिए गए हैं और इसने बना दिया है कोई प्रोडक्ट। क्या बना दिया है? प्रोडक्ट। तो रेट लॉ यानी कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो ये कहता है, बताओ क्या कहता है, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ए के कंसंट्रेशन में जो भी चेंज है, तो कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हो? ब्रैकेट से, मैं पहले बता चुका हूं, इसको एक्टिव मास कहते हैं, मोल पर लीटर होता है ये। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब टू दी पावर n। अब आप मेरे से क्वेश्चन करोगे सर एग्जैक्टली वही लिखा जो ऊपर लिखा हुआ, लेकिन सर यहां n जो पावर है, क्या ये वही पावर है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अभी आगे डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो सर एक रिएक्शन में ऐसे दे दे तो x मोल ऑफ A, y मोल ऑफ B गिव्स z मोल ऑफ C। सो सर इसका रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? तो क्या बोल रहा रेट लॉ, बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चेंज जो कंसंट्रेशन होगा, तो रिएक्टेंट यहां पर सर दो हो गए, तो एक कंसंट्रेशन A टू दी पावर हमने ले लिया, मान लो यहां ले लेते हैं n1 या n, और कंसंट्रेशन ऑफ टू दी पावर B टू दी पावर m। ये देखो, यानी कि सर अगर केवल एक रिएक्टेंट है तब तो उस पर डिपेंड कर ही रहा है, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे सर तो उसका मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, 3 होंगे 3 पे हो जाएगा, 4 हो गए 4 पे हो जाएगा। ऐसे जनरली 4 से ज्यादा 3 से ज्यादा होते नहीं है, फिर भी मैं अभी सब देखूंगा आगे धीरे धीरे। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो कुल मिला के लॉ ऑफ मास एक्शन का ये कहना है कि कोई भी रिएक्शन का जब आप रेट निकालते हो ना, तो बेसिकली आप डिपेंड किस पे करते हो? केवल और केवल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, क्योंकि ये अब आपको उतनी देर से समझा चुका हूं कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जितना भी चेंज आएगा वही प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। डन। शर्त क्या है? बाहर से कुछ मिलाया ना गया हो, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल थिंग टू डिफाइन द रेट लॉ बाय द गोल्डबर्ग एंड वागे। अब देखो, इस तरह से अगर आप रिएक्शन को लिखना शुरू कर देते हो, ये देखो, इस तरह से अगर आप रिएक्शन को लिखना शुरू कर देते हो, तो इसी को बोला गया है रेट लॉ। इसी को क्या बोला गया बताओ? रेट लॉ, ठीक है। तो इसको अगर आप रेट लॉ को डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो इट इज अ एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन, इट इज अ एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन इन विच rate of reaction considered in the term of the concentration of reactant to the power something is called rate law. Clear? फिर से बोल दे रहा हूं, what do you mean by the rate law? You can say rate law is the type of expression where you just consider the rate of reaction depend on concentration of reactant to the power something. Something मतलब x y something. Correct? अच्छा, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो पावर आपका कहा गया है, ये जो पावर आपका n है, ठीक है, इट मे बी इक्वल टू दिस n, यानी इसे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जैसे यहां देखो ना, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट a का x था और y का b का y था, तो लेकिन यहां मैंने n और m लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? यानी कि इस वाले केस में दिस n विल बी इक्विवेलेंट टू n और n इक्वल l, यानी कि इनका ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है पावर के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सिमिलरली यहां पर भी जो n है इट विल बी x और नॉट x, ऐसे m जो है इट विल बी y और नॉट y। करेक्ट? तो यानी कि जो यहां पर ये जो कंसंट्रेशन जो चेंज इन रिएक्टेंट के पावर जो आ रहा है ना एक्सपोनेंट फॉर्म में, ये उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है।
तो इसका क्या मतलब हुआ सर? तो फिर ये आपने ऐसे अपने मन से कैसे लिख दिया? मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, एक्चुअली दीज आर द कंप्लीटली प्रैक्टिकली डिटरमाइंड। ठीक है, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकली डिटरमाइंड है। यही एक ऐसी चीज है जो हमें इस रिएक्शन में या इस चैप्टर में बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है, कि हमको ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर जो इस डॉक्यूमेंट कोएफिशिएंट है उसी के बराबर पावर में वहां पर चले जाते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है, क्या रीजंस है, हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल ये बताइए कि आपको रेट लॉ क्लियर हो गया? श्योर। तो आज के बाद अगर आप किसी रिएक्शन को लिख रहे हो तो इसी फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, अगर इस फॉर्म में किसी रिएक्शन को आप लिख देते हो तो आप बोलोगे दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। एंड देन रिमेंबर दैट कि प्रोडक्ट यूज मत करिएगा, क्योंकि रेट लॉ यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन बाय द गुल्डन-पागेल क्लियर कहता है कि किसी भी रिएक्शन का होना कितनी स्पीड से होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उसका कितना स्पीड होगा कितना स्लो होगा, डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। और बात सही भी है कि रिएक्टेंट जितनी तेजी से चेंज होगा उतनी तेजी से प्रोडक्ट बनेगा। अगर रिएक्टेंट में चेंज काफी स्लो है तो रिएक्शन का रेट भी बहुत स्लो होगा। अगर रिएक्शन का ये रिएक्टेंट का चेंज अगर बहुत फास्ट है तो डेफिनेटली प्रोडक्शन बहुत फास्ट होगा, तो रिएक्शन का रेट भी फास्ट होगा। तो इसीलिए यहां पर ये माना गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन पूरी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की चेंज यानी उसके बदलाव पर डिपेंड करता है। और उसका जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऊपर जो पावर में लगा हुआ है, इट विल बी इक्विवेलेंट टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और मे बी नॉट। ओके, सो दिस इज अ रेट लॉ। और मैंने डेफिनेशन क्या बोली रेट लॉ की? whenever you represent the any reaction in the form of expression where rate of reaction depend on the concentration of reactant to the power something is called rate law. ओके, तो किसी भी रिएक्शन को अगर आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो दैट इज कॉल्ड रेट लॉ। डन? चल, तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों कि रेट लॉ का मतलब क्या होता है आपको समझ में आ गया। तो लॉ का मतलब एक नियम बताया जा रहा है। नियम का मतलब ये कि भाई कोई रिएक्शन अगर आपका हो रहा है तो उस किस लॉ यानी किस नियम से हो रहा है। तो नियम ये कहता है कि उस रिएक्शन का रेट जो भी होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कितना बदलाव आ रहा है। डन? सो अगर हम अभी मैंने जो रिएक्शन लिया कि x मोल ऑफ A और y मोल ऑफ B रिएक्ट विद द z मोल ऑफ C, तो अगर मैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग जाऊं तो मैंने क्या लिखा? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n मान लिया था मैंने, और ये b टू द पावर m मान लिया मैंने। ठीक है, एंड एज यू नो दैट दिस पावर n और m may be equivalent to x और y और मे बी नॉट। ओके, सी रेट को हम लोग किससे शो करते हैं? स्मॉल r बोल देते हैं। ठीक है, या कैपिटल आर भी आप ले सकते हो, वैसे स्मॉल आर लेना बेटर होगा क्योंकि कैपिटल आर में आपका कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि कहीं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो नहीं है, तो आप स्मॉल आर से लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। सो रेट तो है सर, हमने बचपन से पढ़ा है कि जो प्रोपोर्शनल साइन हटाते तो कांस्टेंट आ जाता है। रख दो यार, मना कौन कर रहा है? रख दिया और आ गया a टू द पावर n इंटू b टू द पावर m। सर ये k को बोलेंगे क्या सर? बाकी सब हमको पता है, k को क्या बोलेंगे? अच्छा बताओ, तो तुम क्या निकाल रहे हो? तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं सर। तो जो भी डाटा आप यहाँ कैलकुलेट करते हो उसी को डिफाइन करके ना कांस्टेंट आया है, इसका नाम भी वही हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? चूंकि रिएक्शन का रेट निकाल रहे हो तो इसका नाम हो जाएगा रेट कांस्टेंट। डन? यानी जो भी रिएक्शन आप कर रहे हो उसका ये रेट कांस्टेंट है, दैट इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। दिस रेट इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनल से हटाने के बाद ही जस्टिफाइड हुआ है। अच्छा, अब आप कहोगे सर मैक्सिमम केसेस में हम तो k की वैल्यू 1 कर देते थे, यहां कर दें क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों सर? अरे रिएक्शन का रेट बदल दोगे या रिएक्शन की स्पीड या रेट बदल गई तो क्या k वही रहेगा? नहीं सर। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि हम यहां पर k की वैल्यू को प्रोपोर्शनली 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 तो हम तब लेंगे ना जब वो जस्टिफाइड हो जाए कि हर बार वो कांस्टेंट ही रहना, सेम ही रहना। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। अगर मान लो रिएक्शन को तुमने टेम्परेचर ज्यादा दे दिया तब रिएक्शन का रेट चेंज हो जाएगा, तो फिर तो k की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, k तो चेंज होगा। तो दैट्स व्हाई कि हम यहां पर k की वैल्यू 1 जस्टिफाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास इस फॉर्म में। थोड़ा सा इसको और अच्छे फॉर्म में लिख लें तो रेट क्या होता है बताओ? तो हम लोग रेट दो तरीके से निकालते हैं, इंस्टेंट और एवरेज निकालते हैं। और हमने क्या बोला था, मैक्सिमम केसेस में कौन सा यूज करने वाले हैं? इंस्टेंट। तो इंस्टेंट अगर हम यूज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे बताओ? डी। श्योर, तो मैं लिख दूंगा डी आर अपॉन डी टी। यहां पर सी लिख देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। व्हाई सर? सी स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन, सी स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन। एंड यू कैन सी हियर जो भी चीज चेंज हो रही है कंसंट्रेशन के फॉर्म में चेंज हो रही है, तो मैंने यहां पर सी को फॉर्म ले लिया मैंने। क्लियर?
अगर कंसेंट्रेशन मान लो x के फॉर्म में चेंज होगा तो यहाँ dx ले लेंगे, y के फॉर्म में चेंज होगा तो dy ले लेंगे। इट इज ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आ गया हमारे पास, करेक्ट। और चूंकि रिएक्टेंट को लेकर के किया जा रहा है सर, तो रिएक्टेंट तो सर रिएक्शन में क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो हम यहाँ साइन माइनस लगा दे तो और बेटर होगा। हालांकि केवल साइन कन्वेंशन है, नेगेटिव आप इसको लिख नहीं सकते, कभी वैल्यूज के नेगेटिव आप लिखेंगे नहीं, ठीक है। केवल कन्वेंशन ही जो बताता है कि हायर रिएक्टेंट को लेकर के बात की जा रही है। तो माइनस dc/dt क्या आ जाएगा बताओ बच्चों, के कंसंट्रेशन a टू द पावर n एंड कंसंट्रेशन b टू द पावर n। तो ये एक दूसरा वर्जन आ गया जिसमें आपने इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप तो ये चीजें जानते भी थे पहले से, तो आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। तो रेट लॉ आप ऐसे लिखोगे तो भी एग्री करेगा, अब रेट लॉ ऐसे लिखोगे तो भी एग्री करेगा। बस इसमें एक नई चीज आ गई है, रेट कांस्टेंट। अब इस पर भी हमको थोड़ा सा फोकस करना होगा कि रेट कांस्टेंट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इससे ज्यादातर क्वेश्चन तो या तो ये कैलकुलेट करने के लिए आएगा, और या फिर इससे रिलेटेड कुछ बहुत थ्योरेटिकल पॉइंट पूछेगा जो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं और उन्हें मिस कर देते हैं, और उसके बाद हम पेपर में जाते हैं तो हम रो देते हैं कि हमने काश पढ़ लिया होता। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ, डन। अब देखो, अच्छा हम लोग ये बात जानते हैं कि रेट जो होता है रिएक्शन का, उसका यूनिट क्या होता है, वो तो हम सब लोग जानते हैं। क्या होता था बताओ तो सर रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग निकालते थे तो हम लोग ये लिखते थे ना सर कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टोटल टेकन टाइम। तो ऐसे में रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या आ गया था, तो कंसंट्रेशन चाहे रिएक्टेंट का चाहे प्रोडक्ट का, कंसंट्रेशन तो मोल पर लीटर होता है ना सर, करेक्ट। क्योंकि जो ब्रैकेट में हम लिखते हैं ना कंसंट्रेशन, तो दैट इज एक्टिव मास व्हिच इज मोल पर लीटर एंड डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आप मिनट में ले रहे हो तो मिनट ले लो, सेकंड लेना है तो सेकंड ले लो, इट इज डिपेंड ऑन द न्यूमेरिकल्स टाइम। देन द यूनिट शुड बी मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ठीक है बच्चों। तो ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको जब भी देगा तो इस यूनिट में देगा। तो कोई भी डाटा अगर आपको इस यूनिट में दिया गया तो यू कैन से कि सर वो रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है, कंफर्म, ठीक है। क्लियर हो गया, बिल्कुल सोचना नहीं है, करेक्ट यहां तक। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन ये है कि रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, हमें इसका यूनिट निकालना है बच्चों। इसका यूनिट हम कैसे लिखें देखते हैं। हमने इसके यूनिट को लिखने की कोशिश की, तो देखिएगा, मान लो मैंने लिखा इसके मोल n gives product something in a reaction. According to rate law, we can say rate equal to rate constant k, concentration a to the power x. And you know this power x should be equal to n or maybe not. Correct? हाँ सर, रेट लॉ से लिख लिया। अब बताओ मुझे इसका बच्चों यूनिट लिखना है, क्या लिखा है इसका यूनिट। तो मैं बच्चों क्या करता हूं ना, ये इसको थोड़ा और इजी बनाने के लिए मैं n ले लेता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि मैं n को आगे क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए क्योंकि मेरे को पता है ना कि जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं या कोई अदर बुक पढ़ते हैं तो वहां पर जिस चीज को मैं बताने वाला हूँ उसको एन से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूजन में रहें, ठीक है। सो हमें के का यूनिट निकालना है सर, करेक्ट। बच्चों बताओ के का यूनिट क्या आएगा, के इक्वल टू, ठीक है, ध्यान देना बच्चों, के, तो के को यही छोड़ दिया, r अपॉन a टू दी पावर n आ गया बच्चों। अब सर ये जो है ये तो रेट है, रेट का यूनिट तो सर आप निकाल के बैठे हो, रेट ऑफ रिएक्शन का मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स निकाल के बैठे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स या सेकंड इनवर्स, जो बेटर लगे यार, डिवाइडेड बाय, ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन है सर। चेंज इन कंसंट्रेशन भी क्या होता है, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर होता है। ओके सर, मोल पर लीटर टू द पावर n, ठीक है ना बच्चों। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग के यूनिट निकालने के करीब आ गए हैं, ठीक है। तो अब इसको देखो ना, क्या लिख सकते हैं जरा सोचो। ये जो मोल लीटर इनवर्स लिखा है इसको मोल पर लीटर कर दे तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर। मोल लीटर इनवर्स लिखो चाहे मोल पर लीटर लिखो, बात तो एक ही है। हमने कहा बिल्कुल सही। तो इसकी पावर में 1 लिख दो तो भी चलेगा, हाँ सर बिल्कुल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, तो सिंपल मैथ्स है। तो बताओ बच्चों यहाँ पर के का यूनिट क्या आ गया, के का यूनिट क्या आएगा बताओ बच्चों। तो के का यूनिट सर देखो ना सर, ये भी पावर मोल पर लीटर और ये भी मोल पर लीटर। अब सर इसकी पावर n और इसकी पावर 1 है, अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यानी कि आ जाएगा मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस n। और सर मिनट इनवर्स है, इसको नीचे ले आते हैं तो ये मिनट आ गया बच्चों। दिस इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, यू कैन सी हियर। के क्या था, रेट कांस्टेंट, आपने उसकी भी यूनिट निकाल ली।
तो रेट ऑफ रिएक्शन तो हमने फॉर्मूले से यूनिट निकाल लिया, रेट कांस्टेंट का भी हमने फॉर्मूले से यूनिट निकाला रेट लॉ से, तो यूनिट निकालो तो बहुत आसान है, करेक्ट। तो सर ये बात बताओ, इसका यूनिट अगर निकालेंगे तो सर यहाँ सारा लफड़ा तो एन का फंस रहा है, ये एन क्या है? अब आपको समझ में आएगा कि एन क्या है। पहले तो आप क्लियर नोट कर लो बच्चों, एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, डन। नाउ तो हमने रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या निकाला, तो हमने रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाला, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन अपॉन बच्चों मिनट। आप सेकंड भी ले सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब यहां सुनो, ये एन क्या है? सो एन बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओहो, एन जो है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जस्टिफाई करता है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो ये एन आप लिए थे स्टार्टिंग में, याद करिए, तो वो मे बी इक्विवेलेंट टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और मे बी नॉट। तो ये जो एन है ये कंप्लीटली क्या है? एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ठीक है, इट इज एक्सपेरिमेंटल डाटा। यू कांट एबल टू कैलकुलेट दिस, कभी नहीं। हालांकि हम कैलकुलेट करेंगे लेकिन उसके लिए मुझे कुछ डाटा चाहिए होगा। अगर तुमने बोला है कि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है तो डेफिनेटली आप मुझे एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के कुछ रिजल्ट दे दो तो मैं ये कैलकुलेट कर लूं। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं दोगे तो मेरे घर पे लैब थोड़ी ना बना है कि मैं खुद कैलकुलेट कर लूंगा। समझ रहे हो ना मेरी बात आप? सो दिस इज द रीजन कि एक्सपेरिमेंटल डाटा है। हाँ, इससे रिलेटेड अगर मुझे एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस की कुछ डाटा प्रोवाइड करा दे तो हो सकता है मैं इसे कैलकुलेट कर लूं और यही हमारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे आगे चल करके, ठीक है। तो सर ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा, तो सर ये क्या गिवन होगा? ऑब्वियस है, जब तक आपको कुछ नहीं, अगर इसके साथ वाले रिलेशन वाले एक्सपेरिमेंटल कोई एनालिसिस हो रहा है उससे निकलने वाले कुछ रिजल्ट अगर आपको नहीं देता तब तक आप इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आपको गिवन ही होगा, ठीक है बच्चों। सो एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये हमारा आने वाला टॉपिक होने वाला है, ठीक है, डन। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से मतलब क्या है सर? ऑब्वियसली अरे भाई अलग अलग तरह के रिएक्शन है हमारे पास, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, डिफरेंट टाइप ऑफ द रिएक्शंस आते हो। तो हमने क्या किया ना कि भाई हर तरह की रिएक्शन का रेट निकालना है, तो हमने क्या दिमाग लगाया पता है? बहुत सिंपल दिमाग लगाया। मान लो मेरे पास 100 बच्चे हैं और मुझे ये पता करना है कि कौन सा बच्चा कितना अच्छा है पढ़ने में, जिससे मैं क्या करूं, बैच को सेग्रीगेट कर दूं। जो बच्चा अच्छा है और ज्यादा अच्छे से पढ़ने वालों पर किसी को मैं होमवर्क देता हूं, वो करके पूरे अच्छे से ला रहा है, तो मैं कहूंगा कि उस बैच को अलग कर दे, क्योंकि बच्चा सीरियस इस पर हम मेहनत करे तो हो सकता है ये अच्छा रैंक ला सके। क्लियर है? क्योंकि हर खिलाड़ी सचिन नहीं हो सकता, तो वैसे ही हर बंदे का जेईई और नीट में सिलेक्शन भी नहीं हो सकता। तो मुझे बैच को सेग्रीगेट करना होगा और बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना होगा। ट्राई मैं बेस्ट कि मैं उसको ऊपर तक लेके जाऊं, लेकिन फिर भी सेग्रीगेट करना होगा ताकि अच्छे बच्चों के साथ ये इनजस्टिस ना हो। तो ऐसे में यही हुआ कि मैंने 100 बच्चों की बैच में अलग अलग सेग्रीगेशन कर दिया, कोई 10-10 बच्चों का बैच बना लिया, 10 बैच बना लिए, ठीक है। तो इससे अब हमें आइडिया क्या लगेगा, अच्छा इस नाम का बच्चा, अच्छा ये तो इस बैच में, इसका मतलब ये थोड़ा सा इस तरह का या उस तरह का आइडिया लग जाता। तो इतने सारे रिएक्शन हमारे पास है ऑर्गेनिक और फिजिकल या इनऑर्गेनिक में, तो हमने क्या दिमाग लगाया कि भैया हर किसी की रिएक्शन का ऑर्डर निकालने से बेटर है कि हम प्रैक्टिकल एनालिसिस करके रिएक्शनों के ना ऑर्डर क्लासिफाई कर देते हैं कि भैया तुम इस ऑर्डर के हो, तुम उस ऑर्डर के हो, तुम इस ऑर्डर के हो, तुम इस ऑर्डर के हो। तो अगर उसके जैसा कोई रिएक्शन मुझे दिखेगा तो तुरंत देख के बता देगा तुम तो इस ऑर्डर के हो, तो तुम्हारा यूनिटी होना चाहिए। तो ये आसान है ज्यादा स्टडी करना, क्यों? आप हर इंडिविजुअल रिएक्शन पे स्टडी करें, इससे बेटर है कि उसको क्लासिफाई कर दें, करेक्ट। तो क्लासिफाई करने से फायदा ये होता है कि अगर हमें पता चल गया कि 10 रिएक्शन, 10 में से 5 रिएक्शन इस वाले ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, तो उनका यूनिट वही होगा, उनका नेचर वही होगा, वो वैसे बिहेव करेंगे। तो यही वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिससे हम रिएक्शंस को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेट, करेक्ट। कि अगर ये इस रिएक्शन के रेट का ये होगा तो इसको इस ऑर्डर का बोल देंगे, ये इस रिएक्शन के रेट का होगा तो इसको ये ऑर्डर बोल देंगे। ये हमारे लिए पढ़ने के लिए आसान है, करेक्ट है। आप सोच के देखो, इमेजिन करो कि अगर आपको इस तरह से क्लासिफिकेशन करके नहीं दिया जाए तो आप हर एक रिएक्शन के लिए ना जूझोगे, हर एक रिएक्शन के लिए प्रैक्टिस करो, हर एक रिएक्शन को सोचोगे कि ये कौन सा ऑर्डर होगा। लेकिन क्लासिफाई करके इसको हमारे लिए इजी बना दिया गया है। Am I clear? और धीरे धीरे भी आगे और आपको पता चलेगा कि इसको क्लासिफाई करना जरूरी क्यों था, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और चूंकि क्लासिफाई किया गया तो सब एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से किया गया है, इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी आपको डायरेक्टली गिवन नहीं होता है। अगर गिवन है तब तो बहुत आसानी से निकाल लोगे, जो पावर एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिया होगा यहाँ पे एन की जगह, तो कर लोगे, नहीं तो अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ उसमें डाटा आपको देगा तभी आप न्यूमेरिकल कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आपको यूनिट के का क्लियर हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन मार्क लगा, दैट मींस ये अभी आने वाला टॉपिक है हमारा। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, श्योर, ठीक है। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट भी क्लियर है
और रेट कांस्टेंट का यूनिट भी हमें पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब देखना बच्चों है ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है। मान लो एक रिएक्शन हमारे पास है, A प्लस बी गिव्स C प्लस टी, ओके। अब मैं इसका रेट लॉ लिख रहा हूं, तो अब तो लिखना तुम्हारे लिए आसान हो गया ना। रेट लॉ क्या होगा, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन है A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, ये लिख दिया मैंने, ठीक है बच्चों। अब जब मैंने ये लिख दिया तो मान लो इसकी पावर x इसकी पावर y समथिंग, है ना। मैंने बताया था ना कि x और y इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये मैंने रेट लॉ लिख दिया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इफ अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को यूनिट मान लूं यानी 1 मोल पर लीटर, और कंसंट्रेशन ऑफ बी को भी यूनिट मान लूं यानी 1 मोल पर लीटर मान लूं, और इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी 1 ही मान लेता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि 1 है ना, 1 की पावर कुछ भी करोगे तो 1 ही आने वाला है। तो ऐसे में बच्चों ये बताओ कि तुम्हारा रेट जो है क्या रेट कांस्टेंट के बराबर नहीं आ जाएगा? यस सर, आ जाएगा। तो इसका मतलब यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन एज रेट कांस्टेंट व्हेन द गिवन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी 1 और यूनिट। यानी किसी भी रिएक्शन में अगर आपको रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन यूनिट दे दिए जाते हैं तो उस केस में आप ये कह सकते हो कि रिएक्शन का रेट जो है रेट कांस्टेंट के बराबर ही होगा। करेक्ट? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज अ सिंपल थिंग, वेरी वेरी सिंपल। यू कैन से हियर कि अगर कंसंट्रेशन अगर यूनिट कर देते हो सर तो बराबर ही तो आ जाएगा, है ना। लेकिन इस छोटे से पॉइंट से ना बहुत सारी चीजें निकल के बाहर आएंगी, बहुत सारी चीजें। देखो, एक तो पहली चीज यहां पर ये बात समझ में आ रही है कि रेट कांस्टेंट और के, और ये जो भी आप कर रहे होगे डेफिनेटली एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे होगे, करेक्ट। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे होगे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन भी चेंज होगा ना। तो ऐसा नहीं है, यूनिट तो हो नहीं सकता। तो अगर आपने 1 मान लिया इसका मतलब टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर रखा है, करेक्ट। तो यहां से जो हमें कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं रेट कांस्टेंट के बारे में, वो आप जरा ध्यान दो। और यही छोटे छोटे पॉइंट्स एग्जाम में बहुत पूछता है थ्योरी में, और हम छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि हमें सब पढ़ता ही नहीं है। तो जो पहला पॉइंट हमें निकल रहा है कि भैया क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर रेट कांस्टेंट के बराबर है, मतलब इफ concentration is unit then rate constant should be equivalent to rate of reaction. I hope everything is clear to all of you. ये तो क्लियर है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉइंट हमें समझ में आ रहा है कि in this case rate of reaction, अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, अगर रेट कांस्टेंट डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगा। ये बात हमें यहाँ क्लियर समझ में आ रही है, आपको भी समझ में आ रही होगी, क्योंकि जब दोनों बराबर ही हैं तो भाई अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम आ रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, करेक्ट। तो व्हेनेवर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी 1, देन उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट बराबर होने की वजह से कंप्लीटली रिएक्शन का जो रेट है वो उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू पर डिपेंड कर जाता है। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन उतना हाई, रेट कांस्टेंट की वैल्यू जितना डाउन रेट ऑफ कांस्टेंट उतना लो, करेक्ट। हमें 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए, पक्का। अच्छा, इसके अलावा अगर हम और पॉइंट्स बताना चाहें आपको तो देखिए, इसके अलावा अगर हम कुछ पॉइंट्स आपको और बताना चाहें तो यू कैन सी हियर, ये बताइए कि अब तो यहां पर यूनिट जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो तो यूनिट हो चुका है, तो उसमें तो रिएक्शन डिपेंड करेगा नहीं। तो यानी इन दिस केस इज वैलिड फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन, है ना। दिस केस इज वैलिड फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन एंड इंडिपेंडेंट from concentration of reactant। ठीक है बच्चों, तो क्या मतलब पता चल रहा है, दिस केस इज वैलिड फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन। ऑब्वियसली क्योंकि किसी एक रिएक्शन में आपने कंसंट्रेशन को यूनिट मान लिया तो वो जो भी केस होगा उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए तो वैलिड होगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि दुनिया के सारे रिएक्शन में वैलिड ही हो जाएगा जब तक कंसंट्रेशन 1 नहीं होता, करेक्ट। तो दिस केस इज वैलिड फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। तो
ऐसे में रेट ऑफ रिएक्शन अब कहां डिपेंड, रेट कांस्टेंट कहां डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे। तो इसका मतलब है कि दिस केस इज वैलिड फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी ऐसे केस में जो आपका रेट कांस्टेंट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके बच्चों, तो रेट कांस्टेंट के बारे में पहली बात क्या पता चली कि जब कंसंट्रेशन यूनिट होता है तो रेट कांस्टेंट जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाता है। दूसरी बात ये पता चली कि इन दिस केस रेट कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट घटने, रेट कांस्टेंट जिस हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। एंड द नेक्स्ट केस इज, दिस केस इज अ पर्टिकुलर रिएक्शन, बिकॉज आपने किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन को 1 मान रखा है, तो उस केस में आप देख पा रहे हो कि वहां कंसंट्रेशन तो यूनिट हो चुका है, तो रिएक्शन का रेट हो चाहे रेट कांस्टेंट हो वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा उस पर्टिकुलर केस के लिए। ठीक है, अच्छा ये भी क्लियर हो गया सर हमें। और एक बात और भी कि चूंकि पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, करेक्ट, तो मुझे ये कंफर्म होना चाहिए कि जो रेट कांस्टेंट है एक्चुअली वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और बात सही है यार, टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर कब है, जब तुमने कंसंट्रेशन 1 माना हुआ है। अगर तुम टेम्परेचर चेंज कर रहे होते तो कंसंट्रेशन 1 नहीं होता, कुछ और चेंज हो सकता था, तो उस केस में रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, करेक्ट है। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करें जहां R इक्वल टू K कर दिया तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही हो रहा होगा। ये कब हो रहा होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर को चेंज किया होता तो रेट कांस्टेंट भी बदला होता। इससे ये पता चल जाता है कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इसका कंफर्मेशन हो गया कि कभी भी किसी रिएक्शन में अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो रेट कांस्टेंट डेफिनेटली चेंज होगा। ठीक है, ओके। रेट कांस्टेंट फॉर particular reaction at constant temperature define characteristics of reaction, characteristics of reaction। सर ये भी बात बिल्कुल सही है भाई, जब टेम्परेचर तुम कांस्टेंट ही कर दोगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो उस केस में आप ये कंफर्म हो गया ना कि टेम्परेचर चेंज तो हो नहीं रहा, तो कंसंट्रेशन बदलेगा नहीं। तो उस केस में जो रेट कांस्टेंट आएगा वो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए फिक्स होगा। और अगर आप अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग टेम्परेचर करोगे तो रेट कांस्टेंट भी अलग अलग होता जाएगा। तो यही मैं बोलने की यहां पर कोशिश किया हूं कि जो K जो है रेट कांस्टेंट फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन, कि अगर एक फिक्स टेम्परेचर में तुम रेट कांस्टेंट की बात करो तो वो उस रिएक्शन के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। क्यों डिफाइन करता है, क्योंकि उस समय उसका रेट कांस्टेंट जो होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करता है। जिससे रेट ऑफ रिएक्शन की पता होने से हमें रिएक्शन का कैरेक्टर पता चलता है कि फास्ट है कि स्लो है कि क्या है कि क्या नहीं है। बस शर्त यही कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। डन। सो दीज आर द स्मॉल पॉइंट, बहुत छोटे पॉइंट्स होते हैं लेकिन इनके एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे पूछ देता है कि विच वन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द रेट कांस्टेंट, वहां बोल देगा कि रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन, ऐसे करके पूछेगा। तो ये पॉइंट्स अगर आपके क्लियर हैं, ये जो पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, ये पॉइंट्स अगर आपके क्लियर हैं तो डेफिनेटली आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। दीज आर द 5 पॉइंट्स फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ एनी रिएक्शन। ओके, डन। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। तो रेट कांस्टेंट से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लियर हो गया। तो देखो अब तुम्हें डिफरेंस भी क्लियर है कि देखो रेट एक अलग चीज होता है और रेट कांस्टेंट एक अलग चीज होता है। ठीक है, और आप ये तो रेट के बारे में तो पहले से जानते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन से ही निकलता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपॉन टोटल टेकन टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाने घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट या स्लो होगा। लेकिन रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन एट पर्टिकुलर टेंपरेचर। करेक्ट, एम आई क्लियर? श्योर। सो दिस इज द ऑल थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। ओके ना, ओके सर। तो रेट लॉ के बारे में हमने सर समझ लिया क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है सर, वो भी पर्टिकुलर बिल्कुल क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए वीडियो लेक्चर का एक फायदा यही होता है कि अगर आपको कहीं पर कोई बात क्लियर नहीं हुई है ना तो डेफिनेटली आप उस पर्टिकुलर पॉइंट वीडियो को पॉज करके आराम से समझ सकते हो। ठीक है, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड देन यू कैन जस्ट कमेंट इन कमेंट सेक्शन, देन आई विल डेफिनेटली टेक योर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। फाइन, ओके। नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग जिसके बारे में बात करना चाह रहा था। तो रेट लॉ भी क्लियर हो गया आपको। तो अब आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि इस चैप्टर में अगर हम रेट की बात करते हैं, क्योंकि हम केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल काइनेसिस यानी कि उसका मूवमेंट। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन करता है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, मूवमेंट होते हैं, कुछ ना कुछ उसका रेट बदलता है, स्पीड बदलता है।
तो उसको हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो पहले निकालना सिखा दिया इंस्टेंट और एवरेज के फॉर्म में। अब जब रेट निकालते हैं तो उस केस में वहां पर अगर हम रेट लॉ की इंप्लीमेंटेशन करें, क्योंकि हमें कंफर्म पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो वहां प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाने से रेट कांस्टेंट आ जाता है। तो उस रेट कांस्टेंट के क्या कैरेक्टर्स होते हैं और प्लस उस रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है और प्लस रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट होता है, वो अभी हम देखेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि जैसे एग्जांपल मैं कुछ लेता हूं, पता है मुझे एक रिएक्शन दिया गया, रिएक्शन क्या था, 2NO plus O2 gives 2NO2। सपोज दिस इज द रिएक्शन है एंड हमें ऐसे दिया है रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 2, O2 की पावर 1। अरे सर देखो ना, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही तो पावर में जा रहा है, यहां 1 है तो सर देखो पावर 1 जा रहा है। मैंने क्या बोला था, जो यहां रेट लॉ में जो ये कंसंट्रेशन ही है ना, दोनों NO और O2 ये दोनों क्या है, कंसंट्रेशन ही तो है। तो अगर ये दोनों कंसंट्रेशन हैं सर, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंसंट्रेशन में रेट लॉ तो ये कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट के एंड द डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और उसके ऊपर पावर। तो पावर में भी इक्विवेलेंट टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और मे बी नॉट। इस केस में हो गया। अब अगर इस केस में हो गया और आपसे कोई पूछे कि बताओ इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो अब आप आराम से निकाल सकते हो। बताओ मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोला था, पावर। अगर एक पावर हो तो उस पर डिपेंड करता है, तो दो पावर है तो दोनों का सम कर देंगे। मतलब कहने का कि सपोज आई हैव वन रिएक्शन हियर, x y b गिव्स c। अगर मैं इसका रेट लॉ लिखता हूं तो रेट लॉ इक्वल टू रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन a टू दी पावर मैंने m ले लिया और b टू दी पावर मैंने n ले लिया। और मैंने क्या बोला, जो पावर है वो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर मान लो m और n आपको दिया गया है, तो जब आप m प्लस n को जोड़ते हो तो वही उस रिएक्शन के ऑर्डर को जस्टिफाई करता है। मैंने अभी बताया भी था आपको, ठीक है। अब ये देखो, जब आप इसे ऐड करोगे ना तो इट मे बी वो 0 आ सकता है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू कुछ आ सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, इवन दैट नेगेटिव भी आ सकता है। बस इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इमेजिनरी हो सकता है क्या, मतलब कोई रिएक्शन इमेजिनरी है, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, और इनफाइनाइट भी नहीं आएगा। सो क्लियर हो गया बच्चों, ये पक्का। तो फिलहाल इसमें हम लोग बहुत ज्यादा लकी साबित हुए कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था वही उसका पावर निकल गया। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 2 + 1, तो ये आ गया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब ये होता क्या, थर्ड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सब अभी धीरे धीरे आएगा। फिलहाल अभी हम ऑर्डर पे बात कर रहे हैं जिससे पावर से बात कर सके, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका यूनिट क्या आना चाहिए, इसका यूनिट किसका, रेट कांस्टेंट का। बताओ रेट कांस्टेंट का यूनिट मैंने क्या निकलवा दिया, एक फॉर्मूला बता दिया, उसी से सारा काम हो जाएगा। क्या बता दिया, बताओ यार कि रेट कांस्टेंट का यूनिट, तो सर आपने बताया था मोल पर लीटर टू दी पावर 1 - n अपॉन मिनट या सेकंड, करेक्ट। सो यू कैन से हियर मोल पर लीटर टू दी पावर 1 - n। क्या बताया था मैंने आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यू कैन नाउ ऑर्डर इज 3, सो यू जस्ट पुट द वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय मिनट। नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर बच्चों। तो आ गया मोल पर लीटर टू दी पावर -2 बाय मिनट। That's it. If you want, you can extend it. कैसे, क्या आ जाएगा, अगर इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो कैसा आ जाएगा बोलो तो, यूनिट ऑफ के फॉर दिस रिएक्शन कितना आ जाएगा बताओ बच्चों, मोल टू दी पावर -2 लीटर का स्क्वायर मिनट इनवर्स। आ गया बच्चों, इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया था सिंपल तरीके से, ठीक है। तो जब इस तरह के ऑर्डर में आपको कुछ मिले, क्लियर समझ जाना कि तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जस्टिफाई कर रहा है, रेट कांस्टेंट को बता रहा है। अब मान लो कहीं पे लिखा कि फॉर द रिएक्शन द वैल्यू इज दिस एंड समथिंग इज लाइक, यूनिट ऐसे दे दिया है, क्योंकि यहाँ यूनिट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो अगर ऐसे यूनिट दिया तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की वैल्यू को बता रहा है। और अगर मोल पर लीटर, याद है आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या था, रेट का यूनिट क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन और टोटल टेकन टाइम। तो वहां अगर यूनिट देते मोल लीटर इनवर्स और टाइम इन मिनट इनवर्स, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, कंफर्म। मतलब उसका यूनिट फिक्स है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट फिक्स है, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन और टोटल टेकिंग टाइम है, उसमें चेंज कुछ होना नहीं है। तो कंसंट्रेशन ऊपर है मोल पर लीटर, नीचे टाइम है, तो मोल पर लीटर मिनट इनवर्स वो फिक्स है। लेकिन इसमें क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के चेंज होने की वजह से n की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो यूनिट बार बार चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल में यही मेन पकड़ना है कि जो आपको वैल्यू दिया जा रहा है उसका यूनिट क्या है, और यूनिट वो जरूर देगा,
यही गेम है इस पूरे चैप्टर का। तो यूनिट में देख लेना कि अगर मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स है तो दैट विल बी द रेट, और अगर बाकी अगर एन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो दैट विल बी द ऑर्डर। तो धीरे धीरे अभी हम लोग इसको भी सीखेंगे अच्छे से न्यूमेरिकल में यूज करते हुए, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। तो किसी भी रिएक्शन के रेट को कैसे जस्टिफाई करते हैं, चाहे वो इंस्टेंट हो चाहे एवरेज हो, उसका यूनिट क्या होता है, प्लस रेट लॉ क्यों लिखते हैं, रेट लॉ से हमें क्या पता चलता है। तो रेट लॉ से हमें ये पता चलता है कि किसी भी रिएक्शन के रेट को हम अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कराते हैं तो वही तो एक्चुअल वे है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के चेंज पे ही डिपेंड करेगा। लेकिन समस्या ये कि उसकी जो पावर जो एक्सपोनेंट आते हैं वो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आप कभी कैलकुलेट नहीं करोगे, मैंने बोला है, बिकॉज दिस सम इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ कंप्लीटली प्रैक्टिकल एनालिसिस। हाँ, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में अगर हमें ये बोल दे कि हम ये जो एनालिसिस मैंने किया उसकी डाटा ये है, तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा, जस्ट वेट फॉर द सम टाइम। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो बच्चों हमें लगता है सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। अच्छा, अब देखो तो जैसे मान लो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये CaCl3 है और ये Cl2 है, तो बन गया CCl4 विद HCl, ठीक है बच्चों। अब इसका मैंने रेट लॉ लिखा, तो रेट लॉ इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यहाँ कौन है, CaCl3 क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरीन, और ये दिया गया हमें। अरे सर ये कैसे हो गया, तो मैंने क्या बोला था कि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ देखिए तो क्या जो पावर आ रहा है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ तो स्टोइकियोमेट्रिक 1 है तो सर यहाँ तो 1 आ रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ 1 है सर, यहाँ 1/2 हो गया। तो सर ये रिएक्शन देख के बता सकते हैं क्या हम लोग, नहीं, आप नहीं बता सकते रिएक्शन देख करके, क्योंकि मैंने फिर बार बार बोल रहा हूँ दिस इज कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल डाटा, ठीक है। तो ये आप देख के कभी नहीं बता सकते। तो अब उसने आपको दिया है, मान लीजिए, अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कैन यू टेल मी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन। यस सर, पावर ऑफ सम कर देंगे, 1 + 1/2, तो इट विल बी 3/2। सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2, यस इट विल बी फ्रैक्शन, मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। अच्छा, अब इसका अगर यूनिट पूछे बच्चों तो इसका यूनिट बता दो यार प्लीज। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, यूनिट क्या था, मोल पर लीटर टू दी पावर 1 - n अपॉन मिनट या सेकेंड। तो n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो मोल पर लीटर 1 - n, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या, 3/2 बाय मिनट। जस्ट कैलकुलेट एंड गेट योर आंसर। आ रहा समझ में, मजा आ रहा है, चलो। तो बच्चों रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है, क्लियर हो गया होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। रेट लॉ क्या होता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो एवरीथिंग आई नो कि आप समझ पा रहे हो, करेक्ट है। अच्छा, इसमें कभी कभी ना इस तरह के क्वेश्चन भी इंप्लीमेंट कर देगा जहां पर आपको लगे यार क्या पूछ रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, याद रखना, खास करके नीट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है देखो, तो देयर आर 2a + b gives c, ओके, और इसका रेट लॉ आपको दे दे रहा है कि a⁻²b, मतलब इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर, मे बी और मे नॉट भी, तो यहां हो रहा है, क्या दिक्कत है, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए को अगर हम डबल कर दें, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए को अगर हम डबल कर दें तो बताओ इसका नया रेट कितना होगा। नया रेट मैंने कितना मान लिया है, R1। तो क्वेश्चन क्या है, ये रिएक्शन, ये आपको रेट लॉ दे दिया इस रिएक्शन का, फिर कह रहा है कि अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दूं तो इसका नया रेट क्या होगा, ठीक है, नया रेट क्या होगा, समझ में आ रहा है। और साथ में पूछ रहा है कि जो नया रेट आ रहा है इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ठीक है। सो आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसका R1 कितना होगा, तो तुमने डबल कर दिया ना भैया, तो रेट लॉ तो क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, ए को डबल किया है तुमने तो 2a हो गया, तो 2a का स्क्वायर और ये b आ गया, करेक्ट। तो इसको मैं कैसे लिख दूं, R1 = k, a का स्क्वायर और b और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है बच्चों। यू कैन सी नाउ, ये तो नया रेट R1 आ गया।
अब ये पुराने वाले रेट आर से कितना ज्यादा है, तो बताओ ये पूरा डाटा किसके बराबर है? तो सर ये पूरा डाटा जो हमारा है ना, ये आर के बराबर है, पुराने वाले रेट के बराबर। जब मैंने डबल नहीं किया था तो यहाँ रख दे सर, तो रख दो आर इंटू 4, यानी जो सर नया रेट हुआ है ना वो पुराने वाले रेट से 4 टाइम ज्यादा बढ़ गया है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो यू कैन सी नाउ कि जो नया वाला रेट आया है वो पुराने वाले रेट से 4 टाइम ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर पावर नहीं देता तो इसका मैं ऑर्डर भी निकाल सकता हूं, करेक्ट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले थोड़ा सा आपको ऑर्डर बताऊं, उसके बाद अगर ऑर्डर निकलवाऊं तो ज्यादा मजा आएगा। हालांकि आप ऑर्डर निकाल ले तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको हर छोटे छोटे टाइप के हर तरह से बेसिक लेवल से उठा के लेके जा रहा हूं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। अगर आपको रेट लॉ का आइडिया है तो आप इस तरह के क्वेश्चन भी कर सकते हो घर से। ठीक है बच्चों, कर पाएंगे? ठीक है, तो बहुत धीरे धीरे चलेंगे, हर तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इससे हमें ये समझ में आएगा कि चैप्टर कितना इजी है। ठीक है, जैसे सॉलिड स्टेट में भी मैंने आपको ऐसे ही कराया था, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से बता दिए थे ताकि उसकी न्यूमेरिकल लगा सको, और न्यूमेरिकल भी मैंने एक चैप्टर लगा के दिखाया था। जैसे इसमें भी होगा, अभी ये आधार वाला पार्ट चल रहा है, फिर प्रयास आएगा, उसमें भी मैं ऐसे लगवा के आपको दिखाता रहूंगा। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगा, ठीक है ना। तो अब आपके पास एक वर्क हो गया कि अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक हो या एनसीईआरटी या कोई भी किताब आपके रखते हो अपने पास, किसी भी स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हो, आप अपने बुक उठाइए और ये चेक करिए कि कहीं पर रेट एक्सप्रेशन तो नहीं पूछ रहा है। जैसे मैंने रेट एक्सप्रेशन के स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करा दिए, उस तरह के क्वेश्चन देखिए रेट एक्सप्रेशन से रिलेट करते हुए, रेट लॉ से रिलेट करते हुए क्वेश्चन, यूनिट पूछे तो यूनिट के क्वेश्चन, वो छोटे छोटे क्वेश्चन सारे खत्म करिए, वो भी अच्छे खासे क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि मैं उसके भी हैंड नोट्स बना के पीडीएफ आपको सिर्फ लिंक भेजूंगा 1 सितंबर के बाद से। आप लिंक हमारे देखिएगा, मेरे सारे हैंड से हाथों से बने हुए नोट्स होंगे, तो आराम से उसमें देखिएगा मैंने कितने टाइप के क्वेश्चन बना रखे हैं, बस उसको आपको अटेम्प्ट करते चले जाना है। वीडियो हमारा चेक करना, कहीं फंस गए वीडियो देखिए फिर से क्वेश्चन करिए, ऐसा कंटिन्यू चलेगा। और हमारा नोट्स कहीं कोटा वोटा का नहीं, हमारा खुद का बनाया हुआ नोट्स है जो आपके बहुत बेनिफिट है, और उससे बाहर आप एक्सपेक्ट मत करना कि इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी आईआईटी या फिर नीट को क्रैक करने के लिए। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो बच्चों, हमें लगता है कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज, रिस्पॉन्स तो बहुत जबरदस्त मैंने आपको खुशखबरी दे दी है, तो कोशिश करिए कि 10,000 तक पहुंचाने के लिए, तो इसको जितना ज्यादा हो सके इस चैनल को लोगों तक पहुंचाएं, और इसी तरह से अपना सपोर्ट हमारे चैनल के साथ बना रखें। तो मिलते हैं आप लोगों से आधार लेक्चर 3 में, जहां पर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, तब जाके हम प्रॉपर लेवल पे एक न्यूमेरिकल सेक्शन में प्रॉपर लेवल पे एंट्री मारेंगे। ठीक है, अभी तक हम रिएक्शन, जो चैप्टर का नाम था केमिकल काइनेटिक्स, उसके अकॉर्डिंग रेट को हम जानते हैं अच्छी तरह से कि क्या करना और कैसे करना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन, मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।